बोर्ड परीक्षा 2023 का जो पेपर होने वाला है उसके लिए आपकी जो 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उसकी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपका जो पेपर आएगा उसमें आपके 30 जो प्रश्न आएंगे वो एक एक नंबर के 30 प्रश्न आएंगे। जो पहला प्रश्न होगा उसमें आपके 12 प्रश्न होंगे, 6 आपके रिक्त स्थान होंगे और 12 वापस आपके वन लाइनर होंगे। इस प्रकार से आपके जो टोटल 30 नंबर है वो 30 प्रश्न आएंगे और इन 30 ही प्रश्नों की इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें आपके जो आपके अवसद वाला आएगा कि विरंजक चूर्ण का सूत्र बताना है। इसमें से विरंजक चूर्ण का सूत्र कौन सा है? तो मैं आपको इसका सीधा उत्तर बताता हूँ। विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है वो CaOCl2 होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहता है इसको। इसका आंसर हो जाएगा आपके सी ऑप्शन CaOCl2। दूसरा क्वेश्चन आपके है कि शरीर की प्रधान या नियंत्रण ग्रंथि किसको कहा जाता है? तो शरीर की जो प्रधान नियंत्रण ग्रंथि कहते हैं वो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ये पीयूष ग्रंथि अपने मस्तिष्क में मटर के दाने के आकार की होती है और पिट्यूटाइन हार्मोन है जिसमें स्रावित करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके प्रधान ग्रंथि जो है आपके पीयूष ग्रंथि होती हैं और इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये सभी ग्रंथियों को जो नियंत्रित करती हैं। अगला प्रश्न है फिर आपके, जल में सिक्का डालने पर वह अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। यह प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? आपने भी देखा होगा जब जो बाल्टी में जो कोई पानी में सिक्का गिर जाता है तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, या फिर कोई बॉल है तो वो अपने आकार से अलग दिखाई देता है, या कोई जो पेंसिल रख देते हैं इसमें गिलास के अंदर तो वो मुड़ी हुई दिखाई देती है। तो ये सभी जो घटना है वो आपके प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देती है। इसका आंसर हो जाएगा आपके प्रकाश का अपवर्तन। सेकंड ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन। प्रश्न संख्या है 4। ये पदार्थ है X। इस X का आपको नाम बताना है कि विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। तो X पदार्थ का आपको नाम बताना है। तो X पदार्थ जो होता है जिसका उपयोग सफेदी करने में होता है तो इस विलयन का नाम हो जाएगा आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प में नर प्रजनन हार्मोन कौन सा है? पुष्प में नर प्रजनन हार्मोन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है आपका नर प्रजनन हार्मोन होता है। अगला प्रश्न आपके 6, इनमें से कौन सी अधातु होते हुए भी चमकीली है? तो इसमें से आपको देखना होगा कि कौन सी अधातु होते हुए भी चमकीली है। तो इसमें से जो आयोडीन है वो अधातु होते हुए भी चमकीली है, जबकि जो ब्रोमीन होता है वो ब्रोमीन जो होता है वो अधातु होते हुए भी क्या है? द्रव अवस्था में होता है। ठोस ये द्रव अवस्था में होता है, ये अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने ऐसी धातु का नाम बताना है आपको। अधातु में तो आप ब्रोमीन नाम बता दिया, लेकिन ऐसी धातु का नाम बताना है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। कमेंट करके जरूर इसका उत्तर बताएं। अगला प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस मटर पर किए थे? तो मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था वो उद्यान मटर पर किया था। किस पे किया था? उद्यान मटर पर किया था। और उद्यान मटर का जो वानस्पतिक नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, वो होता है पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम आपको याद कर लेना है। प्रश्न आ सकता है कि उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम लिखिए, तो आपको लिखना है पाइसम सैटाइवम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सी ऑप्शन, पाइसम सैटाइवम। इसी प्रकार से आपके सभी विषय के आपको पेपर यहाँ पे मिलेंगे, मॉडल पेपर। इसके अलावा आपकी एक्सीलेंट संजीव इसकी जो डेस्क वर्क है उसका सॉल्यूशन मैं आपको पूरा करवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न है कि जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, उस नेत्र में क्या होता है? कौन सा दोष होता है? जो पास की वस्तुओं को नहीं देख सकती हैं उसमें उल्टा होता है। जैसे नाम होता है निकट की नहीं देख सकती है तो उसको दूरदृष्टि दोष है। उसको दूरदृष्टि दोष है, यानी कि दूर की तो वस्तु दिखाई देती है लेकिन उसको निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो उसमें हो जाएगा आपका दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो सरदार सरोवर बांध है ये नर्मदा नदी पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। देखो एलपीजी का होता है, एलपीजी, और कोयला का भी होता है, इस बायोगैस का भी होता है। लेकिन याद रखना ये जो आपको दे रखा है ये वाला सीएनजी, इस सीएनजी का जो उपयोग है वो खाना बनाने के लिए ईंधन के रूप में नहीं होता है, ये वाहनों में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सीएनजी, फर्स्ट वाला ऑप्शन सीएनजी। बाकी ये सभी का आपको आंसर याद होना चाहिए। एलपीजी का पूरा नाम याद कर लेना। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और एक होता है सीएनजी, वो होता है आपका कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस और द्रवित पेट्रोलियम गैस। दोनों आपको पूरे नाम याद कर लेने हैं, परीक्षा में आपके पूछे जाएंगे। और कोयला कितने प्रकार का होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कोयला 4 प्रकार का होता है। जो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, सर्वाधिक कार्बन की मात्रा जो सबसे अधिक होती है वो एंथ्रेसाइट कोयले में होती है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि हरे पौधे होते हैं, तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं?
तो हरे पौधे हमेशा उत्पादक होते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं? हमेशा उत्पादक होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। अगला प्रश्न फिर आपके 12 नंबर है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बताना है। एक तो होता है प्रतिरोध, प्रश्न को सही से पढ़ना है। एक होता है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम इंटू मीटर होता है। तो इसका जो आंसर आएगा आपके ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर इसका सही आंसर होगा। ये ओम जो है वो ओम किसका मात्रक होता है? ये ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओम किसका मात्रक है? ये ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है, धारा के प्रवाह की जो दर होती है उसका जो विरोध करता है उसको प्रतिरोध कहा जाता है। एम्पीयर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है। एम्पीयर किसका मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक है। और वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, और एक और आपको याद कर लेना है, आपको 1 HP का मान कितना होता है? ये शक्ति का मात्रक है। 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ये भी शक्ति का मात्रक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल का सूत्र बताना आपको इसमें कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो एथेनोइक अम्ल, इसको हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। इसका सूत्र होता है CH3COOH। इसको एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। सिरका जिसका जो नाम होता है वो एसिटिक अम्ल, एथेनोइक अम्ल के रूप में जाना जाता है, CH3COOH। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में आधुनिक जो आवर्त सारणी उसमें आपको वर्गों की संख्या बतानी है। जो खड़ी लाइनें होती है उसकी संख्या बतानी है। तो उसमें 18 लाइनें होती हैं, 18 ये होती हैं। तो इसका आंसर होगा वर्ग कितने होते हैं? तो 18 वर्ग होते हैं। आपको पूछे आवर्त, जो आड़ी लाइनें होती हैं आवर्त वो कितनी होती हैं? तो वो फिर होती है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर में हार्मोन का स्रावन होता है। तो नर में कौन सा हार्मोन का स्रावन होता है? तो उस नर में जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नाम याद कर लेना है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नर में स्रावित होता है, जबकि मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? वो रंध्र के द्वारा होता है। तो रंध्रों द्वारा, इसमें आपको भर देना है रंध्रों द्वारा। रंध्रों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। और पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? तो पत्तियों का रंग क्लोरोफिल जो होता है, हरित लवक, उसके कारण है जो पत्तियों का रंग हरा होता है। इसके अलावा आपको याद कर लेना है कि हमारा जो रक्त होता है उसका रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अपने मूत्र का जो रंग होता है वो पीला क्यों होता है? तो यूरोक्रोम के कारण पीला होता है। ये सभी प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? तो वो होता है आपका एक यूनिट होता है। क्या होता है? यूनिट कह सकते हैं। और यूनिट को आप किलोवाट आवर भी कह सकते हैं। मात्रक क्या होता है? यूनिट। और यूनिट को किलोवाट घंटा भी या किलोवाट आवर भी कह सकते हैं, यूनिट। और एक यूनिट में एक जो यूनिट होता है, एक यूनिट के दो या 1 किलोवाट आवर के दो, इसमें जो जूल होते हैं वो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा आपके, किस में रिक्त स्थान की पूर्ति करने? इसमें विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत से यांत्रिक में जब हम उसको करंट लगाएंगे तो वो घूमेगा। ऐसा किस में होता है? तो ऐसा होता है आपके जो विद्युत मोटर होती है उसमें। किस में होता है? ये विद्युत मोटर में। तो इसमें आपको भर देना है मोटर। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका उल्टा जो होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो उसको हम जनरेटर कहते हैं, डायनेमो कहते हैं उसको। इसमें आपको मोटर भर देनी है, विद्युत मोटर। क्या भरेंगे इसमें हम? विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका उल्टा डायनेमो होता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो काम करता है उसको हम जनित्र कहते हैं, जनरेटर कहते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन आपके और हो गए। अब हम बढ़ते हैं आपके तीसरे प्रश्न में। तीसरे प्रश्न में भी आपके 12 क्वेश्चन आएंगे, एक एक नंबर के। या तो आपको एक एक शब्द में उत्तर देना उनका, या एक एक लाइन में उनके उत्तर आ जाएंगे। ये पूछ रहा है कि मेथेन के दहन का संतुलित समीकरण दीजिए। तो मेथेन का जो संतुलित समीकरण मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मेथेन को जलाएंगे यानी कि CH4, इसको हम जलाएंगे तो इसको करेंगे हम O2 से विक्रिया। तो ये जो बनेगा वो आपको, एक मिनट इसको सही कर लेते हैं, इसको हम जलाएंगे तो ये बनेगा आपका एक तो CO2 और इससे बनता है आपका जल के अणु H2O। ये मेथेन के दहन की विक्रिया है। यहाँ पे इसके हम संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 2 लगाना पड़ेगा O2 के, और H2O के भी 2 लगाना पड़ेगा। तो ये जो है आपके समीकरण दिखाई दे रही है आपको,
ये वाली CH4+2H2, ये आपका मेथेन के दहन की समीकरण है। अगला प्रश्न फिर आपका कि कठोर जल को मृदु जल में बदलने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो जब भी कठोर जल को मृदु जल में बदलना होगा तो उसमें हम जो धोने का सोडा होता है उसका उपयोग करते हैं। धोने का सोडा, ठीक है, धोने का सोडा का हम उपयोग करेंगे, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है धोने का सोडे का वो होता है Na2CO3 और इसमें 10 अणु पानी के होते हैं H2O। ये जो सूत्र लिखा मैंने Na2CO3 10H2O, ये धोने के सोडे का सूत्र होता है। अगला प्रश्न आपका 3 नंबर है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्र धातु है। तो देखो पीतल जो होती है, अब मिश्र धातु होती है, इसमें दो धातुएं मिलकर जो पीतल बनाती हैं। तो एक तो होती है तांबा, क्या होती है, तांबा, और एक होती है जिंक, जस्ता। तांबा और जस्ता मिलकर पीतल बनाते हैं। और अगर इसको आप याद करना चाहते हो, एक ट्रिक है आपको, मैं बताता हूँ आपको। पिताजी पीतल है ना, ये पिताजी में पीतल, ये ता से तांबा, ये जी से जिंक, ठीक है। पीतल में अब तांबा को हम क्या लिखते हैं, तांबा को लिखते हैं हम कॉपर Cu, और जिंक को लिखते हैं Zn, ठीक है। ये आपको इसमें देख लेना है। तो पीतल जो होती है उसमें तांबा जो और जिंक दोनों मिश्र धातु के रूप मिलकर मिश्र धातु बनाते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे तांबा और जिंक, तांबा प्लस जिंक कर देना, और इसको हम कॉपर और जिंक भी लिख सकते हैं, Cu और Zn भी लिख सकते हैं, इसका प्रतीक है। अगला प्रश्न है कार्बन के दो गुणधर्म बताने। तो कार्बन के दो विशेष गुणधर्म होते हैं, एक तो वो श्रृंखला बनाता है, तो एक तो हो जाएगा आपका श्रृंखलन, एक तो वो श्रृंखला बनाता है। दूसरा उसकी जो आकृति होती है संयोजकता, वो कार्बन की चतुसंयोजकता, क्या होता है इसमें, चतुसंयोजकता, 4 संयोजकता होती है, उसके कारण भी ये कार्बन की एक विशेष पहचान होती है। ये अलग से एक डिब्बे में दे रखा है कार्बन की विशेषता वाला, तो आपको वहां से देख लेना है दोनों, श्रृंखलन और चतुर्संयोजन। अगला प्रश्न फिर आपके 5 नंबर है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें तत्वों का जो गुणधर्म है वो उसके परमाणु द्रव्यमान के और रासायनिक गुणों में समानता के आधार पर उन्होंने दर्शाया था। तो परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में व्यवस्थित उन्होंने किया था, परमाणु द्रव्यमान का अपनाया था। इसमें आपको लिख लेना है परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुण इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो इसमें आपको भर देना है अनुमस्तिष्क। कौन सा होता है, अनुमस्तिष्क जो होता है, अनुमस्तिष्क हमेशा शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों में अंडाशयों की संख्या कितनी होती है। तो इसका आपको आंसर भर देना है 2। क्या भरेंगे इसमें, 2 होती है। प्रश्न संख्या है 8, दिए गए परिपथ में आपको एक 10 ओम प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली धारा I2 ज्ञात करनी है, ठीक है। ये देख लेता हूं इसमें, ये जो दे रखा आपको जो क्रम दे रखा है, ये जो आपके दे रखे हैं प्रतिरोध, ये किस क्रम में जुड़े गए हैं, ये किस क्रम में जुड़े गए हैं, ये समांतर क्रम में जुड़े गए। तो समांतर क्रम में क्या होता है कि विभवांतर का जो मात्रक है वो एक जैसा होता है और धारा का मात्रक अलग अलग होता है। समांतर क्रम की यह विशेषता होती है कि धारा अलग अलग बहती हैं और इनका जो विभवांतर होता है वो सेम ही होता है। तो इसमें हम जो I2 है, जो ओम का नियम लगाएंगे, इसमें ओम का नियम होता है V = IR। इसको हम मान लेते हैं ये हमारा, ये जैसे I1 है और ये हमारा ये R1 है और ये वाला R2 है, और धारा है, इसको हम I1 और I2 मान लेते हैं। हमें ज्ञात करना है इसमें 10 ओम वाले की प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली धारा का मान, और ये विभवांतर का मान कितना दे रखा है, 12 ओम दे रखा है। तो हम ओम का नियम लगाएंगे यहाँ पे। ओम का नियम ये है कि V = I2 R2, ठीक है। इसमें हम ये लिख लेंगे, और विभवांतर का मान तो दोनों बराबर ही होगा। तो I2 R2 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि R2 प्रतिरोध से प्रभावित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। इसमें V का मान कितना है, 12, तो V का मान 12 लिखेंगे, बराबर I2 कितना है, I2 तो हमें ज्ञात करना है, और R2 कितना है, R2 हमारे पास में 10। I2 का मान ज्ञात करना है तो 10 का इसमें भाग दे देंगे, तो 12/10 बराबर I2 आ जाएगा। अब 10 का भाग देंगे 12 में, तो ये आएगा आपका 1.2, और ये
विभवांतर है तो ये धारा है तो इसमें हम लिखेंगे एम्पियर, AMP एम्पियर, ये हमारी I2 का मान आ जाएगा। तो ओम के नियम से इसको हमने ज्ञात कर लिया। अगला प्रश्न फिर आपके हैं कि किसी धारावाही परिनलिका के भीतर और चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का आपको चित्र बनाना है। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो चित्र बनाएंगे वो आपको इस प्रकार का जो चित्र बनता है यहाँ पे वो बना लेना है। ये लाइनें खींचनी इस प्रकार से, और इसमें से ये कुछ लाइनें इस प्रकार से आपको और ये इस प्रकार से आपको ये लाइनें बना लेनी है। ठीक है, ये वाला आपको चित्र इसमें चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रॉकेट ईंधन जो दे रखा है आपका, क्या रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है? तो रॉकेट ईंधन के रूप में हाँ हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है, और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आपको ये विशेष ध्यान रखना है। CNG की तुलना में जो हाइड्रोजन इंजन है वो स्वच्छ इंजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के दहन, जब भी हम हाइड्रोजन का दहन करेंगे तो उससे केवल जल उत्पन्न होगा, और CNG जो दहन करेंगे जलाएंगे तो उसमें आपको मेथेन के साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी जो गैस होती है, ग्रीन हाउस गैस है, वो भी उत्पन्न होती हैं। तो CNG की तुलना में हाइड्रोजन जो गैस है ईंधन है वो काफ़ी फायदेमंद है। अगला प्रश्न आपकी 11 नंबर है कि रेफ्रिजरेटर में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में आपका CFC का प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, CFC जिसको हम कहते हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक क्वेश्चन आपके ये बार बार पूछा जाएगा। एक तो आपके विज्ञान दिवस आपको याद होना चाहिए कि आपका जो विज्ञान दिवस है वो कब मनाया जाता है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आप कमेंट करके बताना, फरवरी की लास्ट डेट जो होती है उसको विज्ञान दिवस मनाते हैं, तो ज़रूर कमेंट करके बता देना। देखिए, और इसी प्रकार के आपको पेपर यहाँ पे मिलते रहेंगे। मैं आपको ये PDF व्हाट्सअप ग्रुप पे डाल दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आपके जो संजीव है इसके मॉडल पेपर वगैरह आपको सभी उपलब्ध हो जाएंगे यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बोर्ड एग्जाम तक आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है, घरेलू विद्युत परिपथ में अति भारण से बचाव के लिए, ओवरलोडिंग से बचाव के लिए कौन सी 2 सावधानियां बरतनी चाहिए? तो एक तो आपको ये रखना चाहिए कि उसमें विद्युत फ्यूज का आपको प्रयोग करना चाहिए। पहला तो हम लिखेंगे विद्युत फ्यूज का उपयोग आपको करना चाहिए, विद्युत फ्यूज का उपयोग। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका अर्थिंग जो होता है, भूसंपर्किंग तार, भूसंपर्किंग तार, उसका उपयोग भी आपको करना चाहिए, भूसंपर्किंग तार। तो ये कुछ जो उपयोग है वो करके हम ओवरलोडिंग से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, और जल्द ही आपको खुशखबरी मिलने वाली है। बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण आपके लिए अपडेट लेकर आने वाले हैं। PDF वगैरह के लिए आपको कोई चिंता नहीं करनी है, आपको सभी एक व्यवस्थित जगह पर हम उपलब्ध करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर लेना। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।